चलिए, नमस्ते बेटा। हम आगे स्टार्ट करते हैं। पहले लेक्चर में बेटा मैंने आपको सिंगल ओनरशिप के बारे में बताया था, इसे बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, जिसका मालिक एक व्यक्ति होता है, जिसका मालिक एक व्यक्ति होता है। मतलब कहने का मतलब है एक ही व्यक्ति बिजनेस में क्या लगाता है? पैसा लगाता है, कैपिटल लगाएगा, सारा कंट्रोल एक व्यक्ति का होता है। सारा कंट्रोल किसका होता है? एक व्यक्ति का होता है। लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, लिमिटेड मेहनत होती है। अकेला व्यक्ति बेचारा क्या करेगा? दुकान पे बैठेगा या माल लेके आएगा। मतलब कहने का मतलब है छोटा बिजनेस, और जो भी प्रॉफिट कमाएगा सारा प्रॉफिट कौन लेगा? वो अकेला व्यक्ति लेगा। ठीक है बेटा। अब क्या होता है, जब बिजनेस छोटा है तो हम अब बिजनेस को बड़ा करने जा रहे हैं, मतलब बिजनेस को फैला रहे हैं। तो फैला रहे हैं तो सर जी मुझे इंसानों की जरूरत पड़ेगी, कुछ व्यक्तियों को जोड़ूंगा। जिन व्यक्तियों को जोड़ूंगा अर्थात मैं अपना बिजनेस को फैला रहा हूं, बिजनेस को फैला रहा हूं, बड़ा कर रहा हूं। तो कहने का मतलब है बेटे, तो मैं बिजनेस को जब बढ़ाऊंगा, फैलाऊंगा, तो मुझे लोगों की जरूरत पड़ेगी। लोगों की जरूरत मतलब 2-4 व्यक्ति अपने साथ मिलाऊंगा, उनसे कहूंगा भाई मेरे साथ मिलकर के काम करेंगे। गर्मी का सीजन है, गर्मी का सीजन आ रहा है, चलो कूलर की फैक्ट्री खोल लेते हैं, खूब कूलर बिकेंगे। कुछ भी काम कर लो आप, जूते का काम कर लो, चप्पल का काम कर लो। तो कहने का मतलब है जब हमको बड़ा बिजनेस करना होता है तो हमको लोगों को जोड़ना होता है, एसोसिएटेड करना होता है। एसोसिएटेड मतलब होता है लोगों को जोड़ना, लोगों को जोड़ना। मतलब कहने का मतलब यह हुआ मुझे एक पार्टनरशिप फर्म बनानी होगी। सर ये बहुत सारे व्यक्ति काम कर रहे हैं, 50 से ज्यादा व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो मुझे कंपनी बनानी पड़ेगी। ऐसा आमतौर से बहुत कम देखा गया है। एक साझेदारी फर्म में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है, और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति हो सकते हैं, मैक्सिमम 50। सर ये 50 व्यक्ति होते कहाँ हैं? उनको सबको कंट्रोल करना 50 को, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? फिर हमें कंपनी बनानी पड़ती है। कंपनी हम बाद में बताएंगे, अभी हम पार्टनरशिप पढ़ा रहे हैं। कंपनी अकाउंट के 3 चैप्टर बाद में पढ़ाएंगे। फिलहाल हम पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको यहां तक बताया था, मैंने कल आपको बताया था, कहां छोड़ा था मैंने कल आपको बेटे? मैंने आपको बताया था लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। पार्टनरशिप फर्म को अलग कानूनी लीगली एंटिटी नहीं माना जाता। पार्टनरशिप फर्म को एक लीगली एंटिटी नहीं माना जाता। मैंने कल आपको यह भी और बताया था, लास्ट में चलते चलते मैंने बताया था कि अगर फर्म, मतलब मैंने आपको बताया था बिजनेस, मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, सेपरेट बिजनेस एंटिटी। मतलब फर्म अलग है, मतलब फर्म अलग है और पार्टनर्स अलग है, दोनों व्यक्ति अलग है। अकाउंट किसके बनेंगे? फर्म के बनेंगे। अकाउंट किसके बनेंगे? फर्म के बनेंगे। पार्टनर्स के अकाउंट नहीं बनते। वाट लीगली, कानूनी दृष्टि से फर्म और पार्टनर्स एक हैं। फर्म और पार्टनर्स एक हैं। अगर फर्म दिवालिया हो जाती है, अगर फर्म दिवालिया हो जाती है, अगर फर्म दिवालिया हो जाती है, दिवालिया का मतलब क्या होता है? सर ये फर्म के पास पैसा नहीं है, क्रेडिटर्स का पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, लोन ले रखा है। क्या ले रखा है? लोन ले रखा है बैंक से, बैंक को चुकाने के लिए पैसा नहीं है। जो माल हमने उधार खरीदा था, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर, क्रेडिटर जानते हो? चिंता। क्रेडिटर मतलब क्या होता है? चिंता, लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है चिंता हो गई, पैसे नहीं है किसको देने के लिए, किसको? क्रेडिटर्स को, बैंक को। क्यों? कि फर्म दिवालिया हो गई। अब दिवालिया हो गई तो क्या पेमेंट फर्म करेगी? नहीं सर जी नहीं,
कौन करेगा? पार्टनर्स करेंगे। कौन करेंगे? पार्टनर्स करेंगे। पेमेंट कौन करेगा? पार्टनर्स करेंगे। ये नहीं है, पार्टनर्स ये नहीं कह सकते कि जी फर्म से लो पैसे। ये सब एक तरह का बेवकूफ बनाया जाता है। फर्म खोल के, फर्म तो खोल ली, लोन ले लो, लेकर भाग जाओ विदेश। जैसे नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गया, अब नाम आ रहा कि जी मोदी जी ने भगा दिया है। लोन दिलवाया किसी ने, नाम हमारे मोदी जी का आ गया। तो सर जी वही कह रहा हूं मैं आपको। तो बैंक किसे पकड़ेगी? पार्टनर्स को। पार्टनर्स ये नहीं कह सकते सर जी हम तो उसके पहले, पार्टनर्स का मतलब है यू आर ए मालिक ऑफ ए फर्म, आप फर्म के मालिक हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको ये बताया, मैंने नेचर ऑफ द पार्टनरशिप बताया। अब आपको डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी की परिभाषा क्या है सर जी, इसका वर्णन सेक्शन 4 में किया गया है। यह एक्ट 1932 में बना था। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बना था। पार्लियामेंट के दोनों सदनों में पास होता है, लोकसभा में और राज्यसभा में। जब एक्ट बनता है उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति की मोहर लगती है जब वो एक्ट लागू हो जाता है पूरे देश में। जैसे अभी सीए आया था, राष्ट्रपति के साइन हो गए, लागू हो जाएगा पूरे देश में। तो वही है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये एक्ट कब बना था? 1932 में। सेक्शन 4 के अंतर्गत क्या है? क्या है? साझेदारी उन सभी व्यक्तियों का, साझेदारी उन सभी व्यक्तियों का एक पारस्परिक संबंध है। साझेदारी उन सभी व्यक्तियों का एक पारस्परिक संबंध है जो किसी व्यवसाय को चलाने के लिए और उस व्यवसाय से होने वाले लाभ को बांटने के लिए सहमत हो जाते हैं। यह व्यवसाय सभी के द्वारा चला जाता है या उनमें से सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है या चलाया जाता है। इसी बात को मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप, संबंध, संबंध किसके बीच में? पर्सन्स, व्यक्तियों के बीच में। संबंध किसके बीच में? व्यक्तियों के आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। 2 व्यक्ति मिल गए, 3 व्यक्ति मिल गए, 4 मिल गए, 5 मिल गए, पांचों मिलकर के काम कर रहे हैं। तो क्या है पार्टनरशिप? साझेदारी। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर, शेयर मतलब हिस्सा, एग्रीड द प्रॉफिट, प्रॉफिट को बांटते हैं। किसके प्रॉफिट को? कहां से प्रॉफिट आएगा? बिजनेस से। कूलर का बिजनेस कर लिया, जूते का बिजनेस कर लिया, स्टेशनरी का बिजनेस कर लिया, फैला लिया, काफी बड़ी मात्रा में हमने कागज की फैक्ट्री खोल ली। बिजनेस समझ में आ गया? कूलर की फैक्ट्री खोल ली, एसी की फैक्ट्री खोल ली। कैरिड ऑन बाई ऑल, कैरिड ऑन बाई ऑल। 5 पार्टनर्स हैं, पांचों मिलकर चला रहे हैं। 5 पार्टनर्स हैं, पांचों मिलकर चला रहे हैं। एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। हो सकता है 3 पार्टनर्स हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक आईएएस ऑफिसर है, पैसे लगा दिए उसका, पैसे लगा दिए। माइनर पार्टनर्स है, मैं हूं, चारों व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं और चारों में से पैसा लगा दिया और मेरे से कह दिया राजीव जी आप देखिए हम तो पैसा लगा देंगे, आपकी मदद कर देंगे, जो भी प्रॉफिट होगा वो हमें आपको बाद में दे देना। हमें आप पर बहुत विश्वास है, हमें आप पर बहुत विश्वास है, आप बाद में दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, आप काम करो। है साथ पड़े हैं, पैसा लगाएंगे, मिलकर काम करेंगे। एक माइनर व्यक्ति भी पार्टनर बन सकता है। माइनर मतलब जिसकी उम्र 18 साल से कम हो वो व्यक्ति माइनर होता है। माइनर को हानि में हिस्सा नहीं लेगा। हाँ जी, हानियों में हिस्सा नहीं लेगा माइनर, सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेगा। एक माइनर को भी साझेदार बनाया जा सकता है। अब मैं आगे इस चीज को, डेफिनेशन को खत्म करता हूं, एक बार मैं फिर समझाता हूं आपको हिंदी में। साझेदारी उन सभी व्यक्तियों का एक पारस्परिक संबंध है। साझेदारी
उन सभी व्यक्तियों का एक पारस्परिक संबंध है जो किसी व्यवसाय को चलाने के लिए, और उस व्यवसाय से होने वाले लाभ को बांटने के लिए सहमत हो जाते हैं। यह व्यवसाय सभी के द्वारा या सभी की ओर से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है या चलाया जाता है, उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। चलिए सर जी, मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन में से ही मैं आपको विशेषताएं बताऊंगा। इस डेफिनेशन में आपको मैं 9 विशेषताएं बताऊंगा साझेदारी की। आपकी बुक में देखोगे 4-5 मिल जाएंगी। मैं आपको बता दूं, एग्जाम में डेफिनेशन आ जाती है कि डिफाइंड पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 1932 2 मार्क्स में आ जाती है। तो बेटा आपको एज इट इज लिखनी पड़ेगी, ये डेफिनेशन एज इट इज लिखनी पड़ेगी। कोई भी वर्ड इधर से उधर नहीं हो सकता, एज इट इज। अब आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि साझेदारी की विशेषताएं बताइए, कैरेक्टरिस्टिक बताइए, साझेदारी के एलिमेंट बताइए। आप लिखेंगे तो लिखिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। मिटा दूं बेटा, आपने उतार लिया होगा, काफी देर से लिखी हुई है। आप उतारने में तो एक्सपर्ट हो। हाँ, उतारने में तो एक्सपर्ट हो सर जी, ये तो हम बचपन से ही उतारते आए हैं। बेटा आपको ये याद करनी है। आज अभी 2 लेक्चर चलेंगे थ्योरेटिकल के, उसके बाद शुरू करूंगा न्यूमेरिकल, जब आएगा मजा असली। क्योंकि एग्जाम में थ्योरी भी आएगी और न्यूमेरिकल्स भी आएगा। ऐसा नहीं है अरे थोड़ी हम किसी से पूछ लेंगे, नहीं। मेरी बात अगर मुझे साक्षात गुरु मानते हो, मैंने अपनी जिंदगी में कभी नकल नहीं की। जब आप आईएएस वगैरह का इंटरव्यू देने जाओगे, बड़ी बड़ी सीए फर्म में इंटरव्यू देने जाओगे और आपने नकल से परीक्षा पास कर ली, सर जी आप इंटरव्यू पास नहीं कर सकते। आप क्यों? आपके अंदर डर बैठा होगा कि क्या जब मैंने नकल से पास हो गया, अब मैं कैसे पास करूंगा, क्यों पता नहीं मेरे से क्या पूछ लेगा। और जब आपने सब कुछ अकल से किया है, सब कुछ अकल से किया है, जिंदगी में कभी नकल ही नहीं की, जिंदगी में कभी नकल ही नहीं की। मैंने तो अपनी जिंदगी में एक वर्ड अक्षर भी किसी से नहीं पूछा, ना पूछूंगा। अपनी मेहनत से फेल होना मंजूर है, पर नकल नहीं करनी मेरे को। मेरे सामने अगर मेरे सबके कोई पर्ची भी फेंक देगा, मैं सर उसे देखूंगा नहीं। क्यों? मुझे अपने ऊपर भरोसा है। मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा, एक एक वर्ड पढ़ लेना, पेपर में एज इट इज आएगा, छप के एक वर्ड इधर और ना उधर। आप कहोगे, बच्चे आगे मेरे से कहते हैं तो सर ये पेपर आपका था, आपने बताया नहीं सर। अरे भाई मैं क्या बताऊं, सब मैंने करा दिया। जब मैं क्वेश्चन कराता हूं मैं लिखा देता हूं, बेटा जरूर आएगा, इंपोर्टेंट है, लिख ले। कुछ बच्चे मेरी बात को समझ जाते हैं, कुछ बच्चे आपको बताइए, सब बच्चे थोड़ी पढ़ते हैं। सारे बच्चे आईएएस बनते हैं, सारे बच्चे सीए बनते हैं, सारे बच्चे सीएस बनते हैं, सीडब्ल्यू सारे बनते हैं, नहीं। कोई रिक्शा भी चलाता है, कोई गांधीनगर में टिफिन लेके जाता है कैरियर में बांध करके और बस चाय पिला रहा है। सभी बच्चे नहीं पढ़ते, सारे बच्चे अकाउंटेंट नहीं बनते। जो मेहनत करेगा सभी वही बनेगा, ये ध्यान रखना। चलिए अब लिखिए। अब आप मिटा दो बेटा, उस आपने सबने उतार लिया होगा, लिखिए। एग्जाम में कभी कभार आपसे कहता है 2 फीचर लिखिए, लिखिए। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स 15 वर्ड है इसमें। कैरेक्टरिस्टिक्स में कितने वर्ड है बेटा? 15। नेचर और एलिमेंट, सबका मतलब एक है। एग्जाम में किसी भी नाम से आ जाए, आपसे पूछे एलिमेंट बताओ, पार्टनरशिप फर्म के कोई 2 एलिमेंट बताओ, एलिमेंट्स बताओ। पार्टनरशिप फर्म के कोई 2 एलिमेंट बताइए, 2 नेचर बताइए,
दो कैरेक्टरिस्टिक बताइए और दो फीचर, सबका मतलब ये है। अब ये कन्फ्यूज मत हो जाना कि जी एग्जाम में एलिमेंट पूछा तो गुरुजी आपने बताया ही नहीं, सभी सब बताया है। ध्यान से देख, सबका मतलब एक ही है। लिखिए नंबर एक, टू और मोर पर्सन्स। इसका मतलब है बेटा मैं आपको सब पीडीएफ दूंगा, मैं आपको सब कुछ थ्योरी दूंगा, न्यूमेरिकल्स दूंगा, पीडीएफ की फाइल दूंगा। आप उसको जब लॉकडाउन खुल जाए मैं आपको 2 दिन बाद सेंड कर दूंगा पीडीएफ। जैसे जैसे नोट बनते जाएंगे, आप कहीं दुकान कहीं भी आपस में गली मोहल्ले में कहीं खुल रही भी हो, चुपचाप करा लो, जैसे मतलब मत कराना। अभी आप फिलहाल पीडीएफ की फाइल से पढ़ लो। जो न्यूमेरिकल्स हों, जैसे मैं 2 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, 3 कराऊंगा, तो 3 न्यूमेरिकल्स कॉपी में पहले उतार कर रख लो और मैं आंसर उसका यहाँ कराऊंगा। पीडीएफ फाइल में आपको सेंड कर दूंगा, कंप्यूटराइज होगी, सारे नोट्स दूंगा मैं आपको। आप लिखो, लिखने से थोड़ा आपको अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। बाकी नोट्स में आपको सब दूंगा, कंप्यूटराइज नोट्स दूंगा आपको। ठीक है बेटा, लिखिए 2 और मोर पर्सन। साझेदारी के लिए पार्टनरशिप कब कहलाएगी? साझेदारी के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। साझेदारी के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। लिखिए देयर मस्ट बी एट लीस्ट, देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 और मोर पर्सन्स। साझेदारी के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। 2 और मोर पर्सन्स टू स्टार्टेड ए बिजनेस। एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? 2 व्यक्ति होने चाहिए। टू स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस, टू स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस। साझेदारी बिजनेस को चलाने के लिए कितने व्यक्ति होने चाहिए? कम से कम 2। एग्जाम में पूछ लेता है तो बेटा आपको ये हेडिंग डालना पड़ेगा और आपको फिर डिफाइन भी तो करना पड़ेगा। किसी भी ये लिख दिया आपने 2 और मोर पर्सन, नहीं लिखना पड़ेगा आगे। इसके नंबर 2 नंबर आपको इसके नहीं मिलेंगे, बस आपने हेडिंग डाल दिया 2 और मोर पर्सन। लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? देयर मस्ट बी, मस्ट लग गया, मस्ट मत मैंडेटरी। 2 तो होने चाहिए, जब तो पहले कहलाएगा पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि बनना वो क्या बन जाएगी? अगर एक है तो सिंगल ओनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप। एक व्यक्ति है तो, और 2 है तो पार्टनरशिप बिजनेस। क्या कराएगा? पार्टनरशिप बिजनेस। आगे देखिए, लिखो, ऐसे लिख लो, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर इज 50। कितने व्यक्ति होने चाहिए? मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स इज 50। लिखो, बता लीजिए, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स इज 50। तो इसका मतलब यह हुआ, एक पार्टनरशिप फर्म में, एक पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम कितने व्यक्ति होते हैं? 2। मैक्सिमम कितने होंगे? 50। याद करना है आपको, इंटरव्यू में पूछ लेता है। जब आप कहीं बीकॉम के बाद किसी एमएनसी में इंटरव्यू में जाएंगे, आपसे पूछ लेता है कि एक पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम कितने व्यक्ति होते हैं? मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। चलिए उतार लो बेटा, मैं आगे चल रहा हूं।
मैं बेटा आगे चल रहा हूं, उतार लिया। चलिए अगला लिखिए, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। नंबर दो लिखिए, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, एग्रीमेंट जानते हो, संलेख बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, संलेख। साझेदारों के मध्य एग्रीमेंट होना चाहिए। सभी एग्रीमेंट क्या होता है तो जी, सभी एग्रीमेंट का मतलब होता है, एग्रीमेंट लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। लेकिन एक बात बताऊं मैं, एग्रीमेंट हमेशा लिखित ही होना चाहिए। हैं, 3 व्यक्ति ने बैठ करके यहाँ पर एग्रीमेंट किया, ठहराव किया, लिख करके साइन दिए कि हम जी ऐसे ऐसे बिजनेस करेंगे, जूते का बिजनेस खोलेंगे और सर इतने कैपिटल लगाएंगे, इतने सैलरी लेंगे, इतना कमीशन मिलेगा। सारा बात चीज हो गई और लिख करके साइन करके चले गए। फिर सर जी आप अपने एग्रीमेंट से पीछे नहीं हट सकते। घर जाकर के ये नहीं कह सकते कि मेरी बीवी ने जो है ना मना कर दिया, सर सॉरी। क्यों? कि आपने एग्रीमेंट लिख कर दिया है और फिर ऐसी ओरली कर लिया। तो आपको पता ही है ओरल एग्रीमेंट का सर जी कोई महत्व नहीं होता। सर जी ओरल एग्रीमेंट का कोई महत्व नहीं होता। इसलिए कोई भी काम करो, मिलकर काम कर रहे हो तो लिखवा लो, रिटन में लिखवा लो, साइन ले लो। सर जी वो वैलिड है। मैं दिखा दूंगा 4 आदमियों को, देखो भैया मेरे से इन्होंने एग्रीमेंट किया था, अब ये मना कर रहा है, मेरे तो बहुत नुकसान हो गया। तो लिखिए नंबर 2 क्या हो गया, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। पहला पॉइंट क्या बताया मैंने, 2 और मोर पर्सन, 2 और मोर पर्सन। दूसरा क्या लिखाया, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। सर जी इसके अंदर क्या लिखोगे, सर जी लिख लो, एक बात लिख लो, क्योंकि लिखी हुई चीज याद रहती है। मैंने आपसे क्या पहले भी बोला था, ऑनलाइन क्लासेस का मतलब यह नहीं है कि 5-7 लेक्चर में सर जी फंडामेंटल खत्म कर देंगे। सर ऐसा कुछ नहीं है सर, ये तो भूल ही जाओ। आप जो पढ़ा रहे हो ना, बड़े ईमानदार मास्टर से पढ़ा रहे हो, धोखा नहीं होगा आपके साथ। छल नहीं सीखा रही जन, एक चीज कराऊंगा, थोड़ी पढ़ाऊंगा तो 100% पढ़ाऊंगा, 1 से 1% आएगी जो मैं कराऊंगा। देखिए एग्रीमेंट, लिखिए एग्रीमेंट एमोंग द पार्टनर्स। एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स कैन बी either oral या रिटन। ओरल कर लो या रिटन कर लो, लिख लो। या तो ओरल हो सकता है, वर्बल मुंह से बोल दिया हो गया, या रिटन में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, रिटन में होना चाहिए। आगे लिखिए, वट, टुकड़ों में तोड़ लो, चीज को जल्दी याद होती है। वट इज द, बट ऐसे लिख लो, वट इट इज द ऑलवेज advisable always advisable to have a written agreement। कैसा होना चाहिए एग्रीमेंट, रिटन होना चाहिए। ऑलवेज एडमिसिबल टू हैव ए रिटन एग्रीमेंट इज हेल्पफुल अवॉइडेबल, या से लिख लो, अवॉइडिंग कर लो,
अवॉइड मतलब बचना, अवॉइडिंग द डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतभेद, डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, एंड एक ही बात है, एक ही बात है, डिस्प्यूट एंड कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा हो जाए आपस में, मतभेद हो जाए, उससे हम बच सकते हैं। हम दिखा सकते हैं 4 लोगों को कि देखो भाई साहब हमने रिटर्न एग्रीमेंट कराया था, तो मैंने आपसे क्या बोला, वट इट इज ऑलवेज एडविजिबल टू हैव ए रिटर्न एग्रीमेंट। कैसा एग्रीमेंट होना चाहिए, रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। इज हेल्पफुल इन अवॉइडिंग, अवॉइड मतलब बचना, हम बचेंगे, किससे बचेंगे, डिस्प्यूट से बच जाएंगे और किसी कॉन्फ्लिक्ट से बच जाएंगे, किसी मतभेद से बच पाएंगे। आगे लिखिए नंबर 3 लिखिए, नंबर 3 लिखिए लॉफुल, मतलब लीगली, लॉफुल बिजनेस कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। बिजनेस कैसा होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, अर्थात प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव। साझेदारी का उद्देश्य क्या होना चाहिए, लाभ कमाना। लिख लो बेटा, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। लिखिए पार्टनरशिप मस्ट बी फॉर लीगल बिजनेस, पार्टनरशिप मस्ट बी लीगल बिजनेस, अनलॉफुल activities are not considered as partnership business। Such business must be लिख लीजिए, such business must be legal, such business must be legal। व्यवसाय का उद्देश्य लाभोपार्जन होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, और ऐसा व्यवसाय कानूनी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जिसे कानून मान्यता देता हो। अब सर जी कानून जिसे मान्यता देता हो, अब मैं शराब का ठेका खोल के बैठ गया, शराब की बोतल ले आया मार्केट से खरीद कर ठेके से, और 4 आदमी चुपचाप दुकान खोल ली और बिजनेस कर लिया, तो ये बिजनेस कैसा है, ये इलीगल बिजनेस है। क्या कानून से वैलिड मानता है, नो। स्मगलिंग बिजनेस, स्मगलिंग का काम कर रहे हैं, क्या है ये, इलीगल बिजनेस है। सरकार मान्यता देती है कि आप इलीगल काम कर लो, है। तो लिखिए लॉफुल बिजनेस, प्रॉफिट मोटिव। साझेदारी का उद्देश्य क्या होना चाहिए, लाभ कमाना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। लिखिए एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं इसके आपको, आप साथ के साथ उतार रहे हो ना बेटे, बिल्कुल सर जी उतार रहे हैं, हम एक एक चीज उतार रहे हैं। मैं मिटाने जा रहा हूं, आपको मैं एग्जाम्पल देकर बताऊंगा, इजी एग्जाम्पल। लिखिए इजी, नंबर 1 लिखो, लैंड परचेज्ड
लैंड परचेज्ड बाय ए एंड बी, एक ए ने और बी ने मिलकर के एक लैंड खरीद ली। कैसे खरीद ली? जॉइंटली। ए और बी ने मिलकर के क्या खरीद ली? लैंड खरीद ली। एंड सोल्ड आफ्टर सम टाइम्स, एंड सोल्ड आफ्टर सम टाइम्स, और कुछ समय के बाद इसे बेच दी। 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने के बाद इसको बेच दिया एट ए प्रॉफिट। कैसे बेच दिया? एट ए प्रॉफिट। प्रॉफिट भी बेचेंगे, कम चांस होते हैं कोई भी आदमी हानि पर बहुत कम बेचेगा, कोई चीज बेचेगा तो। सोल्ड एट ए प्रॉफिट। आगे देखिए, एंड प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। प्रॉफिट एंड प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। कैसे बांट दिया? प्रॉफिट इक्वली बांट लिया। इट इज नॉट ए पार्टनरशिप बिजनेस। इट इज नॉट ए पार्टनरशिप बिजनेस। ये पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाएगा। जॉइंटली नाम से काम कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, और उस प्रॉफिट को कुछ समय के बाद उसे बेच दिया। इट इज नॉट ए पार्टनरशिप बिजनेस। अंडरलाइन कर लो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। लैंड परचेज बाई ए एंड बी जॉइंटली एंड सोल्ड आफ्टर सम टाइम्स, और कुछ समय के बाद बेच दिया। ऐसे ही जॉइंटली मिलकर, ऐसे ही मैंने और मेरे पड़ोसी ने मिलकर के बराबर में एक जमीन का टुकड़ा था, 1 लाख रुपए का खरीदा था। 3 महीने के बाद मैंने 1.25 लाख रुपए में बेच दिया। तो दिस इज नॉट ए पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप नहीं है सर, ये पार्टनरशिप नहीं है, और इट इज नॉट ए पार्टनरशिप। नंबर लिखिए, अगला लिखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए, व्हाइट एंड ब्लैक। व्हाइट एंड ब्लैक, काला एंड गोरा, व्हाइट एंड ब्लैक आर डूइंग स्मगलिंग बिजनेस। स्मगलिंग बिजनेस। कैसा बिजनेस कर रहे हैं? स्मगलिंग का। जानते हो स्मगलिंग क्या कर रहे हो? शराब बेच रहे हो, स्मैक बेच रहे हो, कोकीन बेच रहे हो, ये स्मगलिंग का काम कर रहे हो। कोकीन, हीरोइन। अबे हीरोइन वो वाली नहीं जो सोच रहे हो, बेबास बासों की बात नहीं कर रहा मैं, नशे की चीजों की बात कर रहा हूं। हीरोइन व्यक्ति, इसे बोलते हैं स्मगलिंग बिजनेस। एंड शेयर द अमाउंट earned equally। और उसको कैसे बांट रहे हैं? इक्वली बांट रहे हैं। इट इज नॉट ए पार्टनरशिप। इट इज नॉट ए पार्टनरशिप बिजनेस। इट इज नॉट ए पार्टनरशिप बिजनेस। चलिए आगे चलिए, अगला हेडिंग डालिए। 3 हो गए। सेलिंग और प्रॉफिट लिखिए। बच्चों मेरे साथ साथ उतारते जाओ, समझते भी जाओ। यहां पर बिजनेस क्या हो रहा था? स्मगलिंग का बिजनेस कर रहा था। ये स्मगलिंग का बिजनेस क्या लीगल बिजनेस है? मैंने आपसे बताया था बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। लीगल का मतलब जिसे कानून मानता हो, वैलिड मानता हो।
ट्यूशन पढ़ाना, 4 मास्टर मिलकर के कोचिंग सेंटर खोल लिया, एक अकाउंट्स पढ़ाएगा, एक मैथ पढ़ाएगा, एक इंग्लिश पढ़ाएगा, एक बीएस पढ़ाएगा, 4-5 व्यक्ति मिलकर एक कोचिंग सेंटर खोल लिया। सर ट्यूशन पढ़ाना एक लीगल बिजनेस है, क्या काम कर रहे हैं? कोई गलत काम कर रहे हैं? बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान बढ़िया काम कर रहे हैं। आगे लिखिए नंबर 4, लिखिए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? लाभ का बंटवारा होना चाहिए। ये नहीं है 3 व्यक्ति पार्टनर्स हैं, 2 बांट रहे हैं, एक पार्ट प्रॉफिट को ले ही नहीं रहा, तो सर जी ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। सर जी ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। साझेदारी का उद्देश्य क्या होना चाहिए? लाभ कमाना और लाभों का बंटवारा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लाभों का बंटवारा होना चाहिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, तो लिख लीजिए द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, द एग्रीमेंट between the partners, the agreement between the partners, पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होना चाहिए, मस्ट बी एम्ड at sharing the profit, प्रॉफिट को बांटना होना चाहिए। शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, मस्ट आ जाता है तो कंपलसरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। कैसा हो जाता है? चलूँ आगे बेटा, आगे बढ़ जाऊं, उतार लिया आपने। ऐसा भी होता है, बात समझिएगा ध्यान से। सर जी धर्मार्थ उद्देश्य के लिए आपने कोई काम कर लिया, धर्मार्थ उद्देश्य, चैरिटेबल पर्पज, दान देने के उद्देश्य से आपने कोई संस्था खोल ली। सर जी ये पार्टनरशिप नहीं है। अगर काम आप धर्मार्थ उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, अगर कोई काम धर्मार्थ उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, तो ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। चैरिटेबल पर्पज के लिए, डोनेशन के देने के लिए आप काम कर रहे हैं, तो ये साझेदारी नहीं कहलाएगी। चलिए अगला लिखिए, 5वां पॉइंट डालिए। आप बच्चों साथ के साथ मेरे उतारते जाओ। चलिए लिखिए, आगे लिखिए नंबर 5, नंबर 5 डालिए। बिजनेस कैरिड बिजनेस चलाया जाएगा, कैरिड ऑन बाई ऑल, सभी के द्वारा, और एनी ऑफ देम, एक्टिंग फॉर ऑल। एक्टिंग फॉर क्या मतलब है इसका? बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल, साझेदारी का व्यवसाय 4 व्यक्ति पार्टनर चारों मिलकर चलाएंगे, या चारों में से कोई एक पार्टनर चलाएगा। चारों की सहमति हो गई, चारों में से 3 अपने घर बैठ जाओ, स्लीपिंग पार्टनर से एक ने पैसा लगा रखा है, एक कोई लेडीज है वो अपने घर बैठी हुई है, स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं उसे,
पैसा लगा दिया, बस जो प्रॉफिट आएगा वो हमें दे देना, बस राइजन चलाओ आप। हम आप पर बहुत विश्वास है, आप पर, आप बहुत बढ़िया आदमी हो। चलिए नेक्स्ट लाइन से लिखिए, 6 लिख लीजिए, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी को जानते हो? असीमित दायित्व। सर जी मैंने आपसे पहले ही बताया था, किसी भी हानि के लिए कौन जिम्मेदार है? पार्टनर्स। अनलिमिटेड, फर्म डूब गई, क्रेडिटर का पेमेंट कौन करेगा? पार्टनर्स। अनलिमिटेड है, पार्टनर्स ये नहीं कह सकते अजी हमें नहीं मतलब मालूम। अरे भैया एक इनडायरेक्ट में मालिक तो तुम ही हो, चलाते तुम ही रहे हो, बस नाम ही तो डाल दिया फर्म का, एवीसीएन कंपनी है। मैंने एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर खोल दिया, 4 व्यक्ति पार्टनर्स हैं, कुछ भी बात हो जाती है तो 4 व्यक्ति मिलकर भुगतेंगे। समझ में आ रही है? तो अनलिमिटेड लायबिलिटी है, असीमित दायित्व है। लिख लो द लायबिलिटी मतलब जानते हो क्या? चिंता। लायबिलिटी का मतलब होता है चिंता, टेंशन। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? टेंशन ऑफ ईच, द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड। लायबिलिटी कैसी होती है? प्रत्येक पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है, सब कुछ वही जिम्मेदार होगा। लिखिए और लिख लो, प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स, मेरे साथ साथ लिख जाओ, प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स कैन बी यूज्ड, प्रयोग की जा सकती हैं, टू मीट मतलब भुगतान, टू मीट द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। क्या मतलब है? बिजनेस की चिंता का भुगतान करने के लिए पार्टनर्स की पर्सनल असेट्स, प्रॉपर्टीज, ज्वेलरी का भुगतान, ज्वेलरी को बेच करके भुगतान किया जाता है। समझ में आ रही है? आगे लिखो, अगला पॉइंट डाल लीजिए। दिख रहा बच्चों? चलिए 7वां पॉइंट डालिए मेरे बच्चों, 7 लिखिए, म्यूचुअल ट्रस्ट। म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपस में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ये नहीं है कि फर्म खोल ली, दुकान खोल ली, जूते का बिजनेस खोल लिया, 3 व्यक्ति पार्टनर्स हैं, तीनों व्यक्ति गल्ले को देख रहे हैं, विश्वास ही नहीं है, तीनों व्यक्ति मिले गल्ले को देख रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति चोरी ना कर ले। सर जी फिर तो काम चलेगा, फिर तो रोज जूता पत्थर होगी, झगड़े होंगे। तो म्यूचुअल ट्रस्ट, एक और नाम लिख लो बेटा, एक और नाम लिख लो, एटमोस्ट गुड फेथ, एटमोस्ट गुड फेथ। एटमोस्ट गुड फेथ ऑन ईच अदर, ईच अदर का मतलब जानते हो? एक दूसरे पर गुड फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपस में एक दूसरे के प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए। फुल, सर जी मुझे पूरा विश्वास है, मेरा पार्टनर, मैं तो आप अपने पार्टनर को भगवान की तरह देखता हूं।
यूं ही भरा गला छोड़ जाता हूं, मुझे पता है ना मेरा पार्टनर कैसा है। साथ में पड़े हैं, 1 रुपये का हेरा फेरी नहीं हो सकती। सर जी इसी को बोलते हैं पूर्ण विश्वास। पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अगला लिखिए, अगला लिखो, दिख रहा बेटा? हाँ, अगला लिख लीजिए बेटे, अगला लिख लो रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन क्या होता है? ऑप्शनल होता है। करवा लो तो बहुत अच्छा, और नहीं कराओ तब भी कोई जरूरी नहीं है। मतलब ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। साझेदारी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। करा लो बहुत अच्छी बात है, नहीं कराओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख लीजिए, हम इस बात को लिख लेते हैं, हम इस बात को लिख लेते हैं बेटा, क्योंकि लिखी हुई चीज पूरी जिंदगी याद रहती है। इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी, यह आवश्यक नहीं है टू रजिस्टर द पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस एज पर लॉ। मैं आपको अपने शब्दों में बता दूं बेटा, हम मान लो क्यों करा देते हैं, ये कहां पर रजिस्टर्ड होता है? आरओसी में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में, जहां पर एक लोधी रोड पर है बेटा। मैंने बहुत, जब मैं सीए कर रहा था, मैंने बहुत सारी फर्में, जब मैं सीए कर रहा था 3 साल की जब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, कम से कम नहीं तो मैंने अपनी जिंदगी में कम से कम 300 पार्टनरशिप फर्म और कंपनी और रजिस्टर्ड कराई हैं। लंबी लंबी लाइन में खड़े होते थे, उस टाइम धूप में खड़े होते थे, जून और जुलाई में। सीए भेज देता था, जाओ बेटा राजीव जैन, जाओ, तुम्हें बहुत अच्छी नॉलेज है, तुम ही चले जाओ। वह राजीव जैन के पीठ पे हाथ थपथपा दिया, राजीव जैन सर जी चौधरी बन गए और चल दिए धूप में। लंच भी नहीं करते थे, तो वहां पर जाकर रजिस्टर्ड होती है फर्म, सब बताना पड़ता है आपको। एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होता है, सभी पार्टनर्स के साइन होते हैं, सीएफ साइन करता है, एडवोकेट साइन करता है, अगर एडवोकेट रजिस्टर्ड कर रहा है तो रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है। अगर करा लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई सर जी बहुत अच्छी बात है मतलब, अरे भाई करा लो। जब बिस्लरी है, बिस्लरी रजिस्टर्ड करा ली, किसी ने फर्म खोल ली, बड़ी बड़ी मशीन लगा रखी है। अब बिस्लरी नाम की जो फर्म बनी, अब बिस्लरी नाम से कोई और व्यक्ति उस नाम से नहीं खोल सकता। इसका मतलब यह है उस नाम से कोई फर्म नहीं खोल सकता, रजिस्टर्ड है। अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बनाए रखना है एज इट इज, तो रजिस्टर्ड करा लो, वरना कोई और खोल लेगा। आपको बताइए, नाले का पानी भर के बोतल में बेच देगा, बीमार पड़ जाएंगे लोग। हमारा पानी बिस्लरी का है, फिल्टर है, क्योंकि हमने रजिस्टर्ड फर्म करा रखी है। हम गलत काम नहीं कर सकते। समझ में आ रही है? लिख लो, और लिख लो, और संतुष्ट हो लो तुम। लिख लो, पढ़ लो, ये मत पढ़ोगे जी राजेंद्र सर जी तो ऑफलाइन में बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस सर ये तो भूल ही जाओ, एक एक बात बताऊंगा जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। आप पढ़ लो, 1 से लेकर के 1 लाख मास्टर के पास चले जाओ, पूछ लो फर्म कहाँ रजिस्टर्ड होती है। क्यों सर जी? उसने किताब पढ़ रखी है टीएस लेवल की, यूं करके किताब पढ़ रखी है, रट्टे लगा रखे, वहां है ही नहीं, वहां है ही नहीं, ये वर्ड यूज नहीं किया। बताओ आप क्या पढ़ाएगा? रट्टे लगा के पास कर लिया एग्जाम्पल। तुमने जैसे गली मोहल्ले लोगों को पढ़ा रहा है मास्टर, पता ही नहीं। प्रैक्टिकल नॉलेज नाम की एक वर्ड भी नहीं पता। सर जी मैंने अपने हाथ से बुक राइटिंग कर रखी है, हाथ से। अब तो सब कंप्यूटराइज जमाना आ गया, लैपटॉप का जमाना आ गया। इतनी मोटे मोटे जर्नल, लेजर, कैश बुक सब मैंने अपने हाथ से कम 200 कंपनियों के बना रखे मैंने अपने हाथ से। मैं आज का व्यक्ति नहीं हूं मैं। सर जी चलिए नोट करिए, अब आप लिखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप
फर्म, रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज ऑप्शनल, इज ऑप्शनल है, करा ले तो ठीक, ना कराओ तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शनल, एंड नॉट कंपल्सरी, एंड नॉट कंपल्सरी। सर जी लास्ट एक और नमा और लिख लो, नमा पॉइंट और डाल लो भैया, लिख लो। मैंने आपसे क्या बोला, एक एक वर्ड कुछ नहीं छोड़ूंगा, एक बार पढ़ लो खत्म कहानी, बस एक ही बार पढ़ना है। चलिए, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर, शेयरों के ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगा रखा है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता। एक पार्टनर किसी दूसरे पास, चाहे वो उसका फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, किसी फैमिली मेंबर को क्यों नहीं ट्रांसफर कर सकता, अपनी फैमिली मेंबर को। तो लिख लो, एक पार्टनर्स, रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। लिखो, इन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में ए पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर his share, cannot transfer his share to anyone, his family member, including his family member, without the consent of all partners, जब तक सभी पार्टनर्स की कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अगर कोई पार्टनर्स को शेयर ट्रांसफर करना चाहते हो, फिर आपको सभी पार्टनर्स की सहमति लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी बेटा? सभी पार्टनर्स की सहमति लेनी पड़ेगी। उतारते जाओ बेटे, खत्म हो गया ये टॉपिक। करेक्टरिस्टिक मैंने आपको 9 लिखा दिए, बस आपको शुरू के 2 याद कर लो। आप शुरू के सिर्फ 2 याद कर लो बेटा, मैंने तो आपको 9 लिखा दिए, उतार लिया। चलिए आगे चलते हैं बेटे, हेडिंग डालिए, अगला पॉइंट डालिए। एग्जाम में पूछ लेता है कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। साझेदारी संलेख, एग्रीमेंट लिखो, हेडिंग डालो आप। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख लिखो। पार्टनरशिप
deed, partnership deed is a written, partnership deed is a written agreement. रिटर्न एग्रीमेंट क्या होता है? ये रिटर्न एग्रीमेंट होता है, साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स, साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। क्या कह रहा है? पार्टनरशिप डीड इज ए रिटर्न एग्रीमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। बताऊंगा सर जी कौन कौन से कंटेंट लिखे जाते हैं पार्टनरशिप डीड। पहले लिख तो लो। पार्टनरशिप डीड जानते हो क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा कि लड़का पैदा हो गया, पापा की तो बस खुशी के ठिकाने ही नहीं है। पापा तो अपने आराम से लड़का हो गया, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या करेगा, क्या झंडे गाड़ेगा लड़का। हाँ, और लड़की हो गई, लड़की हुई है, अरे लक्ष्मी हुई है, सरस्वती हुई है, देवी है, लड़की के नाम से मन मर गए और लड़का हो गया, दारू चल रही है दोस्तों में। तो एक तरह का ये मानो पार्टनरशिप डीड, जैसे पापा जाते हैं बाकी बाकी पंडित जी देखो मेरा लड़का हो गया, हाँ जा जनपति देखो बनाओ फटाफट, इतने बजे पैदा हुआ है। पंडित जी कहते हैं अगर इसका तो तुलादान कराना पड़ेगा, पंडित जी अपने झाड़ी बनाएंगे। तो ऐसी एक पार्टनरशिप डीड बनती है। जब फर्म बनेगी पार्टनरशिप डीड बनेगी तो वो लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट होता है साइन बाय ऑल द पार्टनर्स। सभी पार्टनर्स क्या करते हैं? साइन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? साइन करते हैं। देखो आगे, इट इज ए डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट है, इट इज ए डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स all terms and condition। टर्म्स एंड, इसमें सर जी क्या लिखी जाती हैं? टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती हैं। क्या लिखी जाती हैं? टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म की क्या लिखी जाती हैं? टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती हैं और पार्टनरशिप। एग्रीड पार्टनरशिप एग्रीड बाय द पार्टनर्स। सुनिए जानते, इट इज ए डॉक्यूमेंट। ये क्या है? ये डॉक्यूमेंट है, ये विच कंटेन्स ऑल टर्म्स एंड कंडीशन। इसमें सभी शर्तें लिखी जाती हैं। कितनी पूंजी लगाओगे, कितना सैलरी लोगे, रेशियो क्या होगा, बिजनेस का नेचर क्या होगा, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, अकाउंट कौन से डेट पे बंद होंगे, सीए का अपॉइंटमेंट होगा कैसे होगा, मेथड ऑफ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का मूल्यांकन कैसे होगा, चलिए थर्ड पॉइंट लिखिए, द एग्रीमेंट मे बी रिटन और oral। Therefore
Therefore, agreement should be written and signed by all the partners. सभी पार्टनर्स के द्वारा क्या होना चाहिए? साइन होना चाहिए। कह रहा है द एग्रीमेंट में बी रिटन, लिखित में होना चाहिए। द एग्रीमेंट में बी रिटन और ओरल। एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए बेटा? रिटन होना चाहिए, ओरल होना चाहिए। देयरफॉर एग्रीमेंट शुड बी रिटन एंड साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। चलिए अब मैं आपको लिखाता हूं कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब आप लिखिए कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। उतार ली बेटा आपका, कम से कम बेटे थ्योरेटिकल पार्ट में हमारे 2 लेक्चर लग जाएंगे, उसके बाद आपका न्यूमेरिकल पार्ट शुरू होगा। कंटेंट लिख लीजिए। चलिए देखिए बच्चों, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं? द पार्टनरशिप डीड यूजुअली कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। नंबर 1, मतलब पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी बातें लिखी जाती हैं? पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या क्या बातें लिखी जाती है? जो जिस नाम से जब फर्म रजिस्टर्ड होती है आरओसी में जाकर के, तो ये सीए बनाता है, सीए एग्रीमेंट लिखता है, वकील बनाते हैं, एडवोकेट बनाते हैं, और डीड में कौन कौन सी बातें लिखी जाएंगी? कंटेंट का मतलब होता है कि उसमें कौन कौन सी बातें लिखी जाएंगी। नंबर 1, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म के नाम और पते, एंड मेन बिजनेस एक्टिविटीज। कौन सा बिजनेस कर रही है? जूते का बिजनेस कर रही है सर जी, कूलर बना रही है सर जी, स्टेशनरी की फैक्ट्री खोल ली। नंबर 2, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स। सभी पार्टनर्स के नाम और पते लिखे जाएंगे। कौन सा पार्टनर्स कहां रहता है, उसका नाम और घर का एड्रेस लिखा जाएगा। डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कब स्टार्ट हुई थी? 1 अप्रैल को बनी थी सर जी 2019 में, और दिसंबर 31 में इसका एंड होगा, ये भी लिखना पड़ेगा। दिसंबर 9 महीने के लिए बना ली पार्टनरशिप। कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय ईच पार्टनर्स। दोनों पार्टनर्स कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 5 लाख ए ने लगाए, 5 लाख बी ने लगाए, ईच पार्टनर्स। उनको कितना ब्याज दिया जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 12% ब्याज दिया जाएगा। एग्रीमेंट में जो लिखा है वो ही दिया जाएगा। अगर ब्याज लिखा हुआ 10% तो 10%, 8 है तो 8% ब्याज दिया जाएगा। किसे दिया जाएगा? पार्टनर्स को। कौन देगी? फर्म देगी। ड्राइंग्स, अगर पार्टनर्स फर्म से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं तो कितना निकालेंगे? क्वार्टरली निकालेंगे, मंथली निकालेंगे, हाफ ईयरली निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 10,000 रुपये पर मंथ निकालेंगे, बिगिनिंग में निकालेंगे, बीच में निकालेंगे, एंड में निकालेंगे। सब बातें लिखी जाएंगी। फर्म उस पार्टनर से कितना % ड्राइंग चार्ज करेगी? फर्म ब्याज लेगी पार्टनर से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वली होगा, 2:1 में बांटेंगे। सैलरी, कमीशन, अलाउंस पेबल टू पार्टनर्स। चलिए 9 हो गए। 10वां लिखिए, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। ड्यूरेशन ऑफ कितनी अवधि के लिए?
अवधि कितनी होगी? 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 11वां ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट। ऑडिटर मानता सीए, सीए का अपॉइंटमेंट की कौन कौन सी विधि होंगी, कैसे उसे अपॉइंटमेंट करोगे? सीए का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? अकाउंटिंग पीरियड of the firm, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। आगे लिखिए 13 बैंक अकाउंट। कौन सा अकाउंट खुलेगा बैंक में? करंट अकाउंट खुलेगा। नंबर 14 मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ख्याति का मूल्यांकन की विधियां हैं एवरेज, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। ये मेथड है। 15 लिखो रूल्स टू बी followed, rules to be followed in case of admission, retirement and death of a partner, जब किसी पार्टनर्स का एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगी और डेथ होगी। चलिए क्लास को हम समाप्त करते हैं। टेक केयर।